हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज के वीडियो में मुख्यतः हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में। आपको मालूम होगा, जब से प्रधानमंत्री मोदी 2024 के इलेक्शन को जीत कर आए हैं और उन्होंने जब से अपने अभिभाषण में ये कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, उससे क्या फ़ायदे हुए और कैसे टेररिस्ट कम हुए और वहाँ पर कैसी शांति की व्यवस्था है और अब वहाँ पर जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, ये कुछ ऐसे की पॉइंट थे जो कि वहाँ पर जो आतंकवादी हैं या जो वहाँ पर रहने वाले जो आतंकवादी सोच के लोग हैं, उनके लिए ये बात हजम नहीं हुई। और कुछ मसलों में अगर कहा जाए तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उसमें जिम्मेदार है। तो उसमें जैसे ही ये चीज़ हुई, वहीं से आपने देखा होगा शपथ ग्रहण के दिन ही आतंकवादी हमला हुआ और हमारे जवान शहीद हो गए। ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली तब से जारी है। ये कंटिन्यूसली इस चीज़ को रोकने के लिए है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के 370 हटने के बाद एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार कहीं चुनाव ना हो जाए। अगर चुनाव हो जाते हैं तो एक जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो इस निकल कर सामने आ जाएगा कि भाई यहाँ पर शांति है। दूसरा, जो 1989 के अंदर जो हिंदुओं को भगाया गया, हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, उसकी कुछ झलक फिर से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही निकल कर सामने आया है जब कुछ जो कश्मीरी पंडित हैं अपने घर वापस लौटे, वहाँ पर रहने लगे या उनके घर तो वहाँ उनके घरों को, उनकी कॉलोनियों को टारगेट बनाया गया। इसमें होता क्या है, कोई भी रैंडम आदमी वापस निकल कर भीड़ में से निकल कर सामने आ जाता है और किसी को भी गोली मार देता है। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। तो ये खुफिया एजेंसी को थोड़ा सा पता लगाना एकदम से मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी दे आर डूइंग देयर बेस्ट। ये हो गई आंतरिक व्यवस्था को चरमराना, ख़त्म करने वाली बात। दूसरी बात आपको देखा होगा, बांग्लादेश के अंदर अभी हाल ही में एक प्रकार से कू टाइप की व्यवस्था हुई। वहाँ पर मिलिट्री ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। आपको मालूम होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश जब से बने हैं वहाँ पर दो टाइप की व्यवस्था है। एक तो मिलिट्री वाली कि मिलिट्री अगर चाहे तो पूरी की पूरी सरकार को भंग करके और अपने हाथ में ले सकती है। वही बांग्लादेश के अंदर हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा और वो भारत में वर्तमान में शरण कह लो या भारत में रुकी हुई हैं। इन सब चीज़ों के पीछे जो कारण बताया गया वो बताया गया कि भाई यूएस ने वहाँ की जो जनता है उसको उग्र किया गया। और एक छोटा सा मसला था आरक्षण को लेकर। आरक्षण को लेकर कैसा मसला था कि वहाँ पर जो जिन लोगों ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया, या पहले दोनों ही पाकिस्तान थे, तो एक प्रकार से बांग्लादेश बनाने में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके परिवारों को गवर्नमेंट नौकरियों में कुछ आरक्षण दिया जाता है। और आपको मालूम होगा, ये साउथ एशिया के जितने भी देश हैं, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, और इन सब में जो फैक्ट्री हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कम है। तो फैक्ट्री और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के कम होने के कारण क्या हो रहा है, और जनसंख्या सबसे ज़्यादा है इसी क्षेत्र में, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि लोगों को नौकरी आसानी से मिल नहीं रही और सभी लोगों को अपनी लग्जरी लाइफ जीनी है। तो मुख्यतः इन क्षेत्रों में जो गवर्नमेंट जॉब है उसका बहुत बोलबाला रहता है, बहुत वो रहता है। इसको आप कंपेयर करके देख लो, मुंबई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर नहीं करते। उसके दो कारण रहते हैं, क्योंकि या तो उनको बाहर जाना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब के कारण, और दूसरा वेतन भी कम होता है। लेकिन वहीं यूपी, बिहार, एमपी और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर गवर्नमेंट जॉब का बहुत बोलबाला रहता है। तो यही इन्हीं चीज़ों को भुलाने के लिए बांग्लादेश में क्या किया कि जो क्रांतिकारियों के लिए जो आरक्षण दिया जा रहा था, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चे के बच्चों के लिए जो आरक्षण दिया जा रहा था, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ कि भैया उनको आरक्षण नहीं दिया